अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे और इंतज़ार कर कर के थक चुके होंगे। तो आपका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ। लेकर आ चुकी हूँ लंबी सारी लास्ट एपिसोड और पार्ट 1 के साथ। इसका जो लास्ट पार्ट है वो आपको मिलेगा सैटरडे को, जो फाइनली लास्ट एंड होगा इस नावल का और हैप्पी एंड होगा। तो आज की जो एपिसोड है, क्योंकि इससे बड़ी एपिसोड मैं नहीं दे सकती थी, इशू हो जाता अपलोडिंग में, तो इस वजह से मुझे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा है। तो यकीनन आपको आज का पार्ट बहुत बहुत धमाकेदार लगने वाला है। बहुत कुछ है आज के एपिसोड में, बहुत इमोशनल सीन्स भी हैं, रोमांटिक सीन भी हैं और बहुत ही प्यारे सीन्स भी हैं। तो एपिसोड की तरफ जल्दी से हमें जाना चाहिए। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 76, लास्ट एपिसोड ऑफ तेरे नाम पे मर जाऊँ, बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। एक नई सुबह अनकरा और गोबाला में तुलू हो चुकी थी। आज दिन में चारों की वापस अनकरा रवानगी थी और वहीं रात मजदूर हवेली में तोरान की वापसी का जश्न था, जिसकी तैयारियां सुबह सादिक से ही शुरू हो चुकी थी। नाज़ली और एदा गुज़िश्ता शब की तकलीफ से कदरे निकल चुकी थी, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने बंदों पर एक दर बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। जैसे नाज़ली के लिए दमीर भाई की मौत की तकलीफ इस सुख तले दब गई कि दोनों खानदान अब मजीद एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं रहे, और एदा के वालिदैन की मौत की सच्चाई का कर्ब इस खुशी तले दब गया कि जिस हवेली में इसने हमेशा एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारी, अब वो वक्त आ गया कि वो सर उठाकर इस हवेली में जाएगी। फिर वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वो जख्मों को अपने अंदाज से मुंदमिल करता है। उसके अपने तरीके होते हैं। एदा और आलियान आज कई दिनों बाद साथ कंपनी आए थे और आज वो ऑफिशियली से इस कंपनी की ओनर डिक्लेयर करके तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने वाला था। वो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जमा थे। आलियान की गैर मौजूदगी में कंपनी का सारा काम तो माएदा ने संभाला और यही उसका ट्रेनिंग टाइम था कि आलियान को पता चले वो अपने बलबूते पर कंपनी संभाल सकती है या नहीं। और जब आलियान को स्टाफ के थ्रू, मेडिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू एदा के 2 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई गई, तो इससे ये साफ जाहिर था वो आलियान से ज़्यादा बेहतरीन ओनर है। इसने गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स फ्रीज करवा के सिर्फ अहम और बड़े प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करवाया था, जिससे कंपनी के तमाम स्टाफ पर वर्कलोड भी कम था। उनकी कंपनी 6 माह तक एक स्किन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली थी, जिस पर काम शुरू हो चुका था। वो एक स्किन टोनिंग मॉइस्चराइज़र था जिसे 6 माह में जांच पड़ताल और बाकी तमाम मरहलों से गुजरना था। तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पर एदा के साइंस के बाद ये स्किन केयर कंपनी अब एदा और आलियान दोनों की थी। आलियान ने एदा के एज ऑनर बिहेवियर के बारे भी स्टाफ से राय ली, जो बहुत मुस्बत थी। इसने एदा को एज अ वाइफ कोई फेवर ना दिया, बल्कि उसकी काबिलियत की बिना पर इसे इस ओहदे से नवाजा। मीटिंग खत्म हुई कि मीटिंग ज़रा जल्दी थी, तो अभी सिर्फ 10 बजे थे। आली ने अपने और एदा के लिए ब्रेकफास्ट वहीं मंगवा लिया, क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं आए थे। मेरे रूबरू दुनिया जहाँ की मासूम और बेवकूफ़ सी लड़की प्रोफेशनल कंपनी ओनर बनकर तो अलग ही छाई हुई है। वैसे मुझे इम्प्रेस कर दिया तुमने। वो अपने सामने ही बैठी लेडी बॉस से मुखातिब था, जो लेडी 3 पीस सूट में आली की भी बॉस लग रही थी, लेकिन मुस्कुराई बेहद मुलायम सा। कहीं अंदर अभी तक उदासी के पहरे थे। रात सारी आलियान का इसे अपने करीब रखकर संभालना इतना कारामद तो हुआ ही था कि अब उसकी आंखें थोड़े सुकून में थी। आपसे 2 साल में जो कुछ सीखा वही किया आली। इवन मुझे लगता है अगर ये 2 माह मुझ पर जिम्मेदारी ना पड़ती, तो आपको मेरे अंदर छुपी होनहार एदा तो कभी ना दिखाई देती। आप मुझे एमी ही समझते रहते। वो भी अपनी कॉफ़ी का सिप लेकर कप वापस रखती अपने आप की तारीफ कर गई। जबकि आलियान यल्दरम इसे ख्वाब में भी एमी ना समझे तो असल में कैसे मुमकिन था। एमी, सीरियसली, तुम हर तरह वैसी परफेक्ट हो जैसी मुझे चाहिए थी। इवन तुम जिस तरह देखती हो, बोलती हो, सांस लेती हो, ये तक मुझे फैसिनेट करता है। फिर तुमने जैसे मेरी कंपनी संभाली,
सोचो इस पर मैं किस कदर फैन हो गया हूँ तुम्हारा। ऊपर से तुम्हारे अंदर की बहादुरी, जिस हिम्मत से तुमने कल की मुश्किल रात काटी, मैं तुम्हारे हौसले से मुतासिर हुआ। आहिस्तगी से एदा का हाथ पकड़े अपने नज़दीक खींचकर सीने से लगाते उसके हौसलों को सराहता आलियान इस वक्त अपने खूबसूरत चेहरे के संग एदा की नज़रों के महवर में था। आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी झेल सकती हूँ। जवाबन दुगनी मोहब्बत से इसने आली को देखते यकीन दिलाया। दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो इतना खूबसूरत यकीन दिलाने का हुनर रखते हैं। बस मुझे झेलना ज़रा मुश्किल है। वो उसकी तारीफ ना कर सकता था कि वो कैसी लग रही है। लिपस्टिक से सजे एदा के निचले होंठ को सहलाते कल सुबह वाली सजा को याद किए सरसराती सरगोशी की, जिस पर उसका हाथ मुट्ठी में घबरा कर दबोच गई। ये ऑफिस है आली, आंखों में डर भरे समझाया कि वो कम से कम ऑफिस में तो ऐसे ख्यालात दिमाग में ना लाए जिस लेवल में उनका रिश्ता दाखिल हो चुका था। अब ख्याल कब हकीकत में बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता। ख्याल और अमल के बीच का पर्दा हट चुका था। ये बीवी है मेरी। वो एदा की गुरेज को चंदा अहमियत ना देते जिन नजरों में से बसाए था, उसकी आंखों में झांकना तर्क करे मुस्कुराकर अपनी कॉफी पीने लगी। रात में सबको इनवाइट किया है मजदूर हवेली वालों ने, इवन बाबा तक को। तुम्हारा दिल भारी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर लम्हा। वो घर अब कैद नहीं वाकई घर बने, तुम्हारा दुआ है मेरी एदा। वो नजरों की बेखुदी संभाल गया तो एदा ने फिर से उसकी आंखों में फैली मोहब्बत देखते सर हिलाया। वो सारी अच्छी यादें नहीं हैं, लेकिन जो आप दीवार फलांग कर मेरे पास आते थे, उस याद के सदके मैं बुरी यादें दिमाग से निकाल फेंकूंगी। वो दिन वाकई बहुत हसीन थे जब बिना वक्त देखे वो एदा के कमरे में टपक आता था। वो बेख्तियार मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई। और भूलो मत, तुम्हें भी अब चढ़ना आता है दीवार पर। आली ने उसी हंसते चेहरे से एदा की गाल चुटकी में भर कर दबाई तो वो भी शोक हंसी क्या क्या करतब करती थी, ये याद आना मूड को तरोताज़ा कर गया। लेकिन अब दीवार पर चढ़ना नहीं पड़ेगा। ये बंदा हमेशा तुम्हारी सांसों के करीब आबाद रहने वाला है। आलियान ने इसे हाथ पकड़कर उठाते अपने पास लाया तो वो मेकानी तौर पर उठकर उसकी टांग पर आ बैठी। आली ने चेयर के पीछे टेक लगाई ताकि वो फुर्सत से उसे देख सके। आली, मैं चाहती हूँ अल्लाह जब हमें बेबी गर्ल देगा ना तो मैं उसका नाम नूरे रखूँ, ममा के नाम पर, और बेबी बॉय हुआ तो दमीर बाबा के नाम पर। क्या आप इसकी इजाज़त देंगे मुझे? वो इस वक्त उसके सिवा सब भूले हुए था और तभी एदा के सवाल करने, झिझक कर इजाज़त चाहने और दम साध लेने में मजीद खोया महसूस हुआ। तुम मुझे बेबी तो दो पहले, बाकी सारे इख्तियार तुम्हारे। वो पुरखुमार सी रजामंदी में धुता के एदा के लब जैसे तबस्सुम से खिल से गए। मैं थोड़ा दूंगी, अगर तुम मामू ने आपके फ्यूचर के बेबीज फ्रीज नहीं किए तो मिल जाएंगे। वो शरारत पर उतरती नजरें सी जेर करके सामने लहराते चंद बाल हटाकर कान के पीछे रसाए, जबकि उसकी ये अदाएं बस बेडरूम में चाहता था। लेकिन कल पूरी रात तो दिलासों में बीत गई और अब वो इसे अमृत की तरह लग रही थी जिसे जुबान खुद ही चखने को बेताब हो जाए। अच्छा, तब तुम्हें ये बात समझ आ गई थी? आली ने भी जवाबन शौक होते पूछा तो वो शर्माई सी स्माइल दिए मुहालिफ से देखने लगी। नहीं तो मैं बहुत मासूम हूँ। एदा ने अपना दिफा नजरें चुराए ही किया। मुझे देखकर कहना कि तुम मासूम हो मेरे दिल का सुकून। वैसे पुकारा ही इस रगबत से कि वो शर्मो शरारत तर्क करती आली की तरफ हुए से देखने लगी। मैं मासूम हुआ करती थी, अब होश। एदा ने उसके दोनों गाल पकड़कर बाकायदा मरोड़े तो आली का हंसना जैसे सुबह को एदा के लिए मजीद खूबसूरत बना गया। ऑफिस रोमांस के बारे जानती हो तुम? आली ने उसकी गर्दन के पास झूलते बाल हाथ बढ़ाकर सरकाते एक गुस्ताख सी नजर एदा की रनाइयों पर सब्त की, जिस पर वो उसका हदें तोड़ता हाथ सहूलत से पकड़े रोक गई। उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंस रूम के डोर को लॉक करना होगा। एदा ने उसका हाथ पकड़कर नरमी से चूमे जवाबन जिस अदा से कहा वो आश्चर्य कर उठा। वाकई एदा मासूम नहीं रही थी।
अभी किए देता हूँ। मैं मासूम एदा के कहे टाल देता था, पर इस वाली खून चूसने वाली चुड़ैल का कहा भी ऑर्डर है। और फिर तुम हो भी अब मेरी बॉस। तुम अपने इस एम्प्लॉय के साथ जो भी कर लो, बंदा उफ भी नहीं करेगा। आली ने तो लुटने वाले इरादे पहले ही बना रखे थे, जबकि इससे पहले वो वाकई रिमोट से कॉन्फ्रेंस रूम का डोर लॉक करता, वो फौरी शरारत तर करती। मुस्कुराकर बाजू उसकी तरफ बांधे साथ जा लगी। आली ने रिमोट वापस रखा। मुझे हंसने और मुस्कुराने की वजह देने का क्रेडिट बस आपको जाता है। आप कहेंगे तो आपको चुड़ैल क्या डाइन भी बनकर दिखा दूंगी। एदा ने उसकी गर्दन पर जिस तरह दांत गाड़े, आलिया ने सी सी आवाज निकालते चुड़ैल के पहले ही वार पर हथियार डाले। वो दोनों ही जब रूबरू आए तो ऐसी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए थे जिसका सदका उतरना वाजिब होता है। मेरी ये डाइन कभी उदास ना हो, वो मोहब्बत से बोला। लहजा बहुत शिद्दत पसंद था। उदास होने ना देना ना आप। वो मशवरा दे रही थी और उसकी उदासी वो ऑफिस रोमांस के नाम पर अभी बस एक सॉफ्ट किस से ही दूर कर सकता था, जबकि वो इस पर भी छुई मुई होकर ना सिर्फ दूर हुई बल्कि अपनी चेयर पर बैठे चेहरा भी मोड़ लिया। अपने गालों का सुर्खपन दिखाने में भी इसे शर्म आ रही थी। आलियान के कहे ने एदा का चेहरा मजीद गुलाब कर दिया कि तो ब्रेकफास्ट आ गया, वरना वो इसी शहर में लिपटे रहते। एक छेड़ता रहता, दूसरी शर्माती चली जाती। वो एक ऐसी नींद से जागी थी जिसके लिए उसकी आंखें बहुत तरसी थी। वो जब जागी तो उसके दिल में तोरान मजदूर के दिल की धड़कन उतर रही थी। वो सीधा लेटा गहरी नींद में था, पर पूरी रात इसने ईशा के सर से अपनी बाजू न निकाली। इस वक्त भी जब वो जागी, वो उसके पहलू में दबक कर लेटी उसके वजूद का नाजुक सा हिस्सा लग रही थी। ईशा ने अपनी हथेली नींद में डूबे हुए ही तोरान के दिल पर फेरी, आसूदगी से मुस्कुराई। इतनी खूबसूरत और मुकम्मल कि आंखें धुंधला कर रह गई। वो गुजरी रात वो शिकवे शिकायतें में भी कर चुकी थी जो उसने सोचा था नहीं करेगी। कब कब इसे तोरान की ज़रूरत थी, हर लम्हे का हिसाब दे चुकी थी। कब कब इसने अपने तोरान की ज़रूरत महसूस करते दिल को मारा, हर कर्ब गिनवाया, और वो ये सारे दर्दनाक दुख सुनता रहा। इसने ईशा को बोलने से ना रुका। वो चाहता था अपने अंदर का हर कर्ब वो निकाल दे। वो जो अभी भी तोरान से दूरी बनाए है, खुद को समेटे हुए है, खुद को छुपाए हुए है, वो करना छोड़ दे। फिर वो हाथ उसके चेहरे तक लेकर गई, सर तोरान की बाजू से उठाकर उसका वो कंधा झुककर चूमा जो सारी रात ईशा के लिए मौजूद रहा। वो भले अभी ठीक नहीं था, 2 हफ्ते मुकम्मल रेस्ट के बाद ही उसका जख्म कुछ दर्द से आज़ाद होता, मगर वो बड़ी मुश्किलों से हाथ आई थी कि तोरान ने इसे खुद से दूर सोने ना दिया। और इतना लाड तो वो भी चाहती थी, तो चुपचाप मान गई। लेकिन अब उसे इस शख्स पर बहुत रहम आ रहा था। यकीनन उसकी बाजू या कंधा दर्द करने वाला था, और इसी की तलाफी में ईशा ने मजीद झुककर अपने होंठों से तोरान की गाल चूमी। उसका ख्याल इतना सर पर सवार था कि वो उसकी बारी बारी आंखों को चूम कर जरा हौसला पा सकी, लेकिन वो यूं इतना प्यार नछावर करे सोए शेर को जगा बैठी। वो आंखें मदहोश, ऊपर से इनमें नजर आता अपना अक्स ईशा को दुनिया भुला सकता था। वो यूं परेशान हुई जैसे कहना चाहती हो वो उसका बस ख्याल कर रही है, उसे जगाना नहीं चाहती थी। मैं सारी रात तुम्हारी बाजू पर सर रखे सोई, हिलाकर देखो दर्द तो नहीं निकल आया, पेट के साथ कहीं और का दर्द ना हो तुम्हें। वो अपनी मोहब्बत का क्या जवाब देगी जब समझ ना आया तो इस पर से पीछे हटकर इसे ताकीद कर गई, मगर तोरान ने वही बाजू उसकी तरफ लपेट कर दूसरा हाथ भी शामिल साजिश करे फिर से ईशा को अपने सीने की ओर सरका लिया। वो बेहद नज़दीक आ रुकी, इतनी के तोरान को उसके होंठों की सूंधी सी खुशबू तक महसूस हुई। वो कल ये जायका मुद्दत बाद महसूस करे वैसे ही अंग अंग से मजीद के लिए बेताबो बेकरार था। तुम्हें क्या लगता है वाकई ये हाथी सा जिस्म बस दिखाने को है ईशा? बहुत जान है तुम्हारी इस बीमार जान में, फिक्र मत करो। वो खुद को बेतकल्लुफी से ईशा की जान कह गया कि वो सांस लेना भूल गई। माना इसने तोरान को किस करने की इजाज़त दे दी थी, पर अभी भी वो पूरी उसके हाथ आने के किसी मूड में ना थी। तुम मेरी जान कहाँ से हो?
वो पुरएतमाद बनकर जरा सा फासला बनाते बोली। पर तौरान ने उसकी बोझल सांसों पर नरम सा इस्तेहकाक जमा कर जब सांस ली, तब वो सांस रोककर ये बात मान गई कि वाकई जान का ही मामला है। तुम्हारा दिल जोर से चीख कर धड़कता है जब मैं तुम्हें किस करता हूँ। ये जान से भी आगे वाला मामला है। तुम मेरे पास हो, ये मंजर मेरी आंखों ने बहुत शिद्दत से हर सुबह चाहा है। जब मैं आंखें खोलूं तो तुम मेरे पास हो, ये मेरी हसरत थी। देखो आज तुम पास भी थी और मुझे अपनी मर्जी से प्यार भी कर रही थी। वो उसके उठते ही लाड जताने को जान गया। ये ईशा को नजरें चुराने पर मजबूर कर गया। ये आदमी सांस रोकता था तो दिल चीखता था, और सांसें आजाद करे तो दिल सुस्त हो रहा था। ईशा को लगा पागल हो जाएगी इस आदमी के मजीद पास रही। नहीं, वो प्यार नहीं था। मुझे ख्याल था तुम्हारा कि मेरी वजह से कंधा या बाजू न दर्द कर जाए। वो नजरें चुराए सफाई देने लगी। अब उसका हाथ तौरान के सीने से पेट की जानिब था। शायद उसे तौरान को यूं छूकर महसूस करना, उसकी हरारत अपने हाथ से तस्खीर करना सुकून दे रहा था। तुम मुकरोगी तो दिल दर्द कर उठेगा। तौरान ने एक बार फिर ब्लैकमेलर बनकर सरगोशी की तो वो तड़प कर आंखें इन कमीनी रूह तक गड़ती ग्रे आंखों में गाड़ गई। प्यार ही था, लेकिन पूरी रजामंदी वाला नहीं। वो उसके दिल के लिए सबसे ज्यादा टची थी। तौरान ने बेख्तियार होते उसकी गाल छूते, चेहरा मजीद पास करते माथा चूमा तो वो मुट्ठी में तौरान की शर्ट सख्ती से दबोच गई। इसे वो शख्स हर लम्हा अहमियत के दर्जों से मिलवा रहा था, और ईशा ने ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके मुकद्दर में भी ऐसे राहत भरे लम्हे आएंगे। रजामंदी वाला भी करोगी? चैलेंज करता हूँ। वो खुद पर यकीन रखता था कि वो ईशा के लिए पहले से ज्यादा कीमती है। तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं बाजू में या जख्म पर? बारान को कहूँ पट्टी बदल दे तुम्हारी? डॉक्टर ने कहा था हर 8 घंटे बाद बदलनी है। भूख भी लगी होगी ना तुम्हें? क्या खाओगे? क्या ऑर्डर करूं? वो इस वक्त किसी चैलेंज को लेने की पोजीशन में ना थी। लोग टूट कर प्यार करते हैं, वो टूट कर फिक्र कर रही थी। बारान ने बदली थी रात, अब तुम बदल देना। मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं तुमसे बदलवाने में। इवन जहां जहां तुम्हारा हाथ लगेगा वहां से दर्द छुट्टी करता जाएगा। हाँ, ये शायराना सी बात है, पर सब महसूस करने की कहानी है। जब तुम मेरे करीब होगी, मैं तुम्हें इस कदर शदीद ताड़ रहा हूँगा कि कोई दर्द याद ही नहीं रहेगा। रही बात भूख की, 3-4 किसेस दे दो, मेरा पेट फुल हो जाएगा। वो यहाँ उसके दर्द पर परेशान हो रही थी, और वो इस वक्त भी सिर्फ ठड़क झाड़ रहा था। उसकी तो नज़र भी बस या ईशा के होंठों पर रहती या आंखों में। वो जवाबन सर्द सा घूरी कि हर लम्हा अश्की का नहीं होता। तुम रात से अब तक जितनी ले चुके हो, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा मजीद 2-3 से। इसलिए बताओ जो खाना है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ और इसी से बदलवाओ। मुझे तुम्हारे ताड़ने पर अगर गुस्सा आ गया तो खुद बहुत मेरा मुक्का स्लिप हो जाएगा और तुम्हारे अगले पिछले जिंदगी के सारे दर्द याद आ जाएंगे। वो उसके हिसार से मचल कर निकलने लगी। अब वो ये कुर्बत मजीद नहीं सह सकती थी, तभी इससे दूर होना चाहती थी। तुम बदल दो ना, मेरा छोड़ो। तुम ताड़ लेना अपनी प्रॉपर्टी को सर से पैर तक। आंखों की भी तो एक ज़रूरत होती है बीवी। माना भी मैं ज़्यादा टची टची नहीं हो सकता। वो उसके पास से उठकर बैठी ही जब वो लेटे लेटे कमीनगी से आंख मारे ईशा को सुर्खनार कर गया। वो चेहरा दूसरी तरफ फेरे अपने दोनों गालों पर हथेलियों को जोड़ गई, जिनसे इसे धुआं उगलता महसूस हुआ। शुक्र है तुम्हारा टची सिस्टम सुन है, वरना तुम मुझे ऊपर पहुंचा चुके होते। उठो, कर देती हूँ चेंज, पर मेरी कोई आंखों की ज़रूरत नहीं है ऐसी फजूल। तुम मुझसे ये डबल मीनिंग बातें मत करो। ईशा ने उठकर साइड टेबल पर रखे हेयर क्लिप को उठाकर अपने बाल समेटे और अपने चेहरे के रंग छुपाती वहां से वॉशरूम जा बंद हुई। तौरान ने एक हल्की फुल्की सी अंगड़ाई लेते अपनी बाजू हिलाई तो हल्का सा दर्द महसूस हुआ। वो क्या बताता कि वो ऐसे दर्द को भी तरसा था। उसे ये दर्द जान से प्यारा था। ये इस बात की निशानी थी कि उसकी बीवी उसके इतने देर तक पास रही। जब तक ईशा हाथ मुंह धोकर वापस रूम में आई, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा शर्ट उतारे खुद ही पट्टी खोल रहा था। वो तेजी से उसकी तरफ आई। तुम्हें कहा है बदल देती हूँ, किस बात की जल्दी रहती है तुम्हें? वो उसके हाथ को पकड़कर पीछे करती आराम से पट्टी पर हाथ रखकर हफ्की से तौरान को देखने लगी, जिसने ईशा की गीली गाल से झुककर गाल रगड़ते ठंडा गरम सा करंट मोहतरमा में उतारा।
वो आगे से कुछ बोल भी ना सकी। बहुत देर हो गई है पहले ही, अब तो दिल चाह रहा है कोई जादू हो और मैं फिट फाइन हो जाऊं। रही बात खुद करने की, तो क्या तुम्हें मेरी शर्ट खुद उतारनी थी? अगर तुम्हें इस बीच मुझसे प्यार हो जाता तो? वो मुसलसल ईशा के जज्बात जगाने की कोशिश कर रहा था, और वो भी सख्त जान बने उसके सारे इरादे नाकाम कर रही थी। हालांकि दिल के अंदर तो सब ऊपर नीचे था, हलचल थी, कोहराम मचे थे। तुम्हें मुंह बंद रखने का क्या चाहिए? ईशा ने तवज्जो उसकी पट्टी खोलने पर देते जख्म में खिंचाव के लिए से पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगवाई। जबकि वो चुप रहा तो ईशा ने तवज्जो और नजर जनाब के चेहरे पर डाली, जो आगे से डिमांड करते नजर आए। होंठों का पाउट बनाए वो सच में बच्चा लग रहा था, तभी वो इतने चिड़े मूड में भी मुस्कुरा दी। बोल लो। ईशा ने जिद करते इजाजत दी कि उसका बोलना कम मौलिक होगा। वो जिस जिस जगह हाथ लगा रही थी तोरान को सच में सुकून मिल रहा था, जबकि तोरान की ताड़ने की शिद्दत के बावजूद ईशा जिस तरह पट्टी बदलने पर ध्यान रखे, हाथों को कपकपाने से रोके हुए थी, बस वही जानती थी। उसकी पट्टी बदल चुकी थी, काफी सब्र आजमा काम था। जबकि तोरान को शर्ट लाकर थमाए वो कुछ नाश्ते के लिए ऑर्डर करने लैंडलाइन की तरफ बढ़ी, जब तोरान ने उसकी कलाई पर हाथ की मजबूत गिरफ्त जमाते इसे अपने नजदीक ला खड़ा किया। पहना दो जा पहना दो जाना, मोहब्बत से फरमाइश की जिसे वो चाह कर भी रद्द ना कर सकी। और इस शर्ट पहनाने के बीच ईशा के हाथ भी कांपे, और वो आंखों और होंठों की बदस्तूर गुस्ताखियों से तंग कर रहा था। क्या तुम फिर से शादी करोगे मुझसे जाना? तोरान ने उसको अपनी जानिब देखने पर मजबूर किए बहुत मोहब्बत से ख्वाहिश की। क्या फिर से शादी? ईशा ने दिल पर हाथ रखते ये फरमाइश सही। वो होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट लिए ताबेदार बनता मजीद करीब हुआ। दोनों शानों से ईशा को थामा। हाँ, फिर से शादी के बाद जब बेबी आएगा तो मज़ा भी आएगा। आजकल तो ट्रेंड है रिलेशन रीन्यू करने का। फिर दिलारा की फरमाइश, उफ, निकाह में तो हम बहुत साल से भी ज़्यादा वक्त से हैं, पर मैं चाहता हूँ वो जश्न जो पहले नहीं हुआ अब हो। वो मुस्कुराता हुआ ही ईशा के दोनों हाथ थामे उसकी डुबडुबाई आंखों में हसरत खोजने लगा। फरमाइश? दिलारा ने क्या फरमाइश की? और बेबी की रट खत्म करो, अब हम इस फेज से निकल चुके हैं तोरान। जज्बात में तोरान के मुंह से निकल गया, और अब जब तक वो ईशा को सारी बात ना बता ले वो कहाँ चैन लेने देने वाली थी। हम अभी मोहब्बत के हर फेज में इन्हें जाना, खबरदार ऐसा कुछ कहा। और दिलारा ने कहा है उसे बहन भाई चाहिए, तभी बाबा कहे कि मुझे। अब सदमे में जाने की बारी ईशा की थी। वो इन ब्लैकमेलर बाप बेटी के बीच पिसने वाली है, ये साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऐसा कहा। सवाल पूछते ईशा की आवाज सी कांपी और आंखों में बेयकीनी वाला सहमापन उदाया। हाँ, हम उस हम हाँ, हम उसकी आज तक कोई खुशी ना पूरी कर सके ना देख सके। कम से कम उसकी ये ख्वाहिश तो मान सकते हैं। वैसे भी आज मस्तूर हवेली में जश्न है। मैं चाहता हूँ वो हम सबकी वापसी के साथ हमारी शादी का जश्न भी बने। तोरान की ख्वाहिश अब तक वहीं ठहरी थी, जबकि ईशा से कुछ बोलना मुश्किल हुआ। वो नजरें और सर झुका गई। निकाहनामा काफी था ना तोरान? वो नजरें झुकाई ही अफसुर्दा हुए बोली, नहीं, वो तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात थी। इस दुनिया को भी तो दिखाना है, मोहब्बत यूं भी मुमकिन है। इस ईशा की झुकी आंखें हों या सर कभी मंजूर न थे, न उसके आगे न दुनिया के आगे। उसे मानना पड़ा। वो उसका चेहरा टोड़ी से पकड़कर उठाए, उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया, तो चारों नाचार ईशा को इन घेर कर कैद करती नजरों के आगे हार माननी पड़ी। चलो अब दिलारा और बारान को कहो ब्रेकफास्ट अब मिलकर करते हैं कहीं। स्नोफॉल भी शुरू हो गया है, मज़ा आएगा। दिन तक फ्लाइट है फिर हमारी। तोरान ने ग्लास वॉल से बाहर मौसम के तेवर देखकर प्लान किया, तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। स्नोफॉल बस मैं और बारान एंजॉय करेंगे। तुम बाप बेटी लाल पीले होते रहोगे, एलर्जी कहेंगे। तो बेहतर है रिजॉर्ट के अंदर ही रहते हैं। ईशा को अब दो दो की फिक्र करनी थी, और सितम के बाप बेटी एक जैसे नाजुक थे। और तोरान को भी मोहतरमा का हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि अब ऐन वक्त पर वो बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहीं बारान तो जाग चुका था। वो अपनी अनकरा में जॉब के सिलसिले लाइव इंटरव्यू दे रहा था,
जिसमें इंदिरा के हॉस्पिटल का हेड स्टाफ बारान से एक रेयर केस पर कुछ ब्रीफिंग ले रहा था, जो एक तरह बारान की काबिलियत को परखना भी था। वैसे तो वो ब्रेमन में एक फेमस और एक्सपेंसिव ऑनकोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन था और उसकी काबिलियत परखी हुई थी। फिर भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कई ब्रेन की नई और अजीबोगरीब बीमारियों की तशखीस होती जा रही है, जिसके लिए वो बारान की राय जानना चाहते थे। इसको रात ही तमाम डिजीज डॉक्यूमेंट्स मेल हो गए थे और दिलारा के सोने से अब तक वो इस रिसर्च में बिजी था। थोड़ी देर सोया भी था, पर इसने जो नर्वस सिस्टम के डाउन होने से ब्रेन हेमरेज तक जाती इस बीमारी के बारे बताया, वो अनकरा के हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को बढ़ते हैरत में डुबो गया, क्योंकि ये सब स्टडी करके नतायज बस वही निकाल सकता था जो एक्सपर्ट होता और जिसके पास कई साल एक्सपीरियंस भी हो। और चूँकि बारान का तजुर्बा उसकी मालूमात से ज़्यादा था, तभी वो पूरे हर स्टाफ को इम्प्रेस करने में कामयाब हुआ। और दूसरी खुशी उन्हें ये थी कि इतना माहिर न्यूरोसर्जन जर्मनी के इतने बड़े हॉस्पिटल को छोड़कर वापस अनकरा आकर जॉब करने को प्रेफर कर रहा है। मगर यहाँ के हॉस्पिटल की दूसरी बड़ी ब्रांच लंदन में थी और ये सारा टेस्ट इसलिए था कि वो बारान को इस हॉस्पिटल भेजना चाह रहे थे। तीसरी बात, अब बारान की अपनी हेल्थ भी बेहतर थी। कोबाला की जड़ी बूटियों ने ऐसा काम किया था जो महंगे से महंगे इलाज ना कर सके थे। अब इसे अनकरा जाकर बस 3-4 दिन तक ज्वाइनिंग देनी थी। ये सब समेट कर जब आंखें थक सी गईं तो बारान ने लैपटॉप क्लोज किया। ये तोरान का लैपटॉप ही था जिसे वो फिलहाल यूज कर रहा था। एज आप थकन का शिकार महसूस हुए तो कुछ देर दिलारा के पास जाकर सोने का इरादा करते उठा, मगर तभी उसे दिलारा एकदम नींद में दम सा घुटने पर चीख कर उठ बैठे डरा गई। बारान लपक कर दिलारा तक पहुंचा और उसके पास ही बैठा। वो इतने गर्म कमरे में बर्फ की तरह ठंडी यख हो रही थी। उसका सांस ऊपर नीचे था। हे, क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा कोई? उसके सीने में दबक कर इसे दोनों हाथों से जकड़ कर होले होले कांप रही थी। बारान ने उसकी बैक थपक कर सहलाते उसको पुरसुकून करते पूछा, पर वो कुछ बोल ना पाई। बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बुरा ख्वाब था, रिलैक्स, गहरे गहरे सांस लो, सब ठीक है दिलारा, इधर देखो मेरी तरफ। वो जब इससे लगी दम सा सादती महसूस हुई तो बारान ने उसे आहिस्तगी से अपने सीने से जुदा किया। उसका खूबसूरत चेहरा पीला हो रहा था, माथा नम था और अभी वो ठंडी बर्फ थी, मगर धीरे से उसके जिस्म का दर्जा हरारत मामूल तक आते बढ़ने लगा। बारान, वो ठीक है ना? मैंने ख्वाब देखा, उनकी धड़कन रुक गई थी, सब रो रहे थे, चीख रहे थे। मेरे बाबा ठीक हैं? ग्रे आंखों में खौफ और तकलीफ भरे वो बारान से मुखातिब हुई, जिसने परेशान होकर दिलारा के इस अजीबो गरीब ख्वाब पर भारी सी सांस ली। ठीक है तोरान, बुरा ख्वाब बस ख्वाब समझकर भूल जाते हैं, और अब तो खुशियों का वक्त है, सभी खोने वाले हैं, तभी शैतान वसवसे डाल रहा है। बेफिक्र रहो, इससे कुछ नहीं होगा। तुमसे तुम्हारे अन्य बाबा कभी दूर नहीं होंगे। वो भले अपने ख्वाब को जुटला ना पा रही थी, पर इसे बारान के कहे अल्फाज पर भी बंद आंखों एतबार था। वो आसान से सर हिला गई, पर अंदर से बहुत बेचैन और बेकरार थी। तुम सच कह रहे हो ना बारान? वो अब तक कास आंखों में लिए बोली। बारान ने उसका सर चुमते इकरार में सर हिलाया तो वो कुछ पुरसुकून हुई। देखो, तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। बारान ने इसके दूसरी तरफ रखे फोन को ब्लिंक होता देखे दिलारा की तवज्जो दिलाई, जिसने फौरन पीछे मुड़ते फोन उठाया। मामा कॉल कर रही थी। बारान, मम्मा कॉल कर रही हैं, सब ठीक होगा ना? शायद अभी तक वो ख्वाब के खौफनाक असर में थी, तभी कॉल पिक करते ही शदीद डर लगा। पर बारान ने इससे फ़ोन लेते दिलारा का कांपता हाथ अपने हाथ में दबाकर होंठों के पास लाते चूमकर दिलासा दिया और खुद कॉल पिक करे कान से लगाया। ओके, हम आते हैं। बारान ने मुतमईन सा मुस्कुराते कहकर कॉल बंद की, जबकि वो शिद्दत से मुंतजिर थी। सब ठीक है, दोनों हमारा बाहर नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। ईशा कह रही थी एक मज़ेदार न्यूज़ भी है उन दो के पास। उठो, रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। बारान के बताने पर दिलारा का पैनिक करना बंद हुआ और वो पूरी सुकून पा गई। फिर जाते जाते वापस बैठी। तो तुम सोए नहीं? थके क्यों लग रहे हो बारान? सर में दोबारा दर्द तो नहीं? वो जो उसके अंदर तकाबात थी, कैसे मुमकिन था बारान की थकी आंखें नजरअंदाज कर देती? बिल्कुल दर्द नहीं है, मेरा मरहम मेरे हाथ में रहता है अब, बस जरा काम में बिजी था।
ऐसा समझ लो इंटरव्यू हो रहा था मेरा जॉब के लिए। मेरी काबिलियत परख रहे थे अनकरा वाले। बारान ने अपनी मसरूफियत बताई तो दिलारा घुटनों के बल बैठती जरा सिरक कर उसकी तरफ आई। तो फिर परख ली क्या? वो बारान से ज्यादा बेचैन थी। हाँ, इम्प्रेस हो गए वो सब और मुझे कहीं भेजने का प्लान कर रहे हैं। बारान ने फखरिया अंदाज में कहा तो दिलारा जैसे गुलाब से खिल गई। जहाँ जाओ मैं साथ हूँ। वैसे तुम्हें सबको इम्प्रेस करके मज़ा आता है ना? खैर सुनो, तुम अब से अपने पेशेंट्स के साथ पूरा डील किया करना। उनका इलाज और थेरापी भी खुद करना, जैसे मैंने तुम्हें कहा था। फिर तुम सच में इन मायूस लोगों के मसीहा बनोगे जो जिंदगी की सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं। मैं तुम्हें हमेशा हल्के खुदा के लिए दर्दमंद और मेहरबान पाऊँ बारान। और जो हल्के खुदा के लिए अपना आप वक्फ करते हैं ना, फिर उनकी अपनी तकलीफें उनको परेशान नहीं करती। मुझे पता है तुम्हारे भी बहुत से दुख हैं, खासकर अन्य का तुम्हें छोड़ जाना, इतने साल अकेले रहकर भी मजबूत रहना। ममा का जैसे तुमने ख्याल रखा वो मर जाती अगर तुम कमज़ोर पड़ते या तुम्हारी हिम्मत टूटती। आज अगर मेरे पास मेरी ममा है तो ये अल्लाह की मर्जी के बाद तुम्हारी वजह से हो सका। और मेरे बाबा ने अपना आखिरी मिशन बिना किसी जानी नुकसान जो पूरा किया, इसके पीछे भी तुम हो। कभी भी तुम उदास हो जाओ या कोई पुरानी तकलीफ तुम्हें परेशान करे तो मुझे कह दिया करना, मैं तुम्हें समेट लूंगी। वो अपने दोनों हाथ बारान की गर्दन में परोए उसकी आंखों में देखती कितनी देर बोली ये तो वो ना समझ सका। पर क्या क्या बोली वो, हर्फ ब हर्फ बारान के दिल पर कनिंदा होता गया। इस नक्श हुए प्यार से सुकून फूटता बारान ने महसूस किया। तुमने मुझे समेट लिया है दिलारा, मुझे कोई तकलीफ नहीं सताएगी। मैं तुम्हें भी अपनी तरह इन बेजुबानों का मसीहा बना देखना चाहता हूँ जो अपना दर्द इंसानों की तरह कह नहीं सकते। मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। वो इसे हैरान और परेशान साथ कर गया। वो थोड़ा घबराई कि बस जो भी सोचा हो वो इनके बीच फासले ना लाए। क्या बारान? वो फिक्रमंद हुई। यही कि तुम अपनी पढ़ाई डिले नहीं करोगी और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी जाओगी, रॉयल वेटरनरी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अभी हम फॉरेन बेबी प्लान नहीं करेंगे। वो बारान के इस अचानक फैसले पर हैरान हुई। पर तुमने तो कहा था बेबी आने का प्रोसेस शुरू हो गया है और तुम्हें हमारा बच्चा भी चाहिए था। फिर से जुदाई? नो बारान। वो उदास और दुखी साथ हुई। बारान ने मुस्कुराकर उसके कान के पास झुकते कुछ कहा जिस पर दिलारा का चेहरा सुर्खियां छोड़ गया। मतलब? वो रोहानसी हुई। चेहरे के गुलाल जूं के तू थे। मतलब ये कि सेफ डेज थे, तुम अभी भी आज़ाद हो। मैंने बहुत सोचा तुम्हारे लिए, तब जज्बात में आकर कह दिया कि मुझे हमारा बच्चा चाहिए। फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा मेरी जान तो खुद अभी बेबी है। फिर सोचा क्यों ना पहले तुम्हारा शौक पूरा होता देख लूं, फिर फुर्सत से अपने शौक तुमसे पूरे करवाता रहूंगा। रही बात बाबा को दादा बनाने की, तो अली माँ है, वो ये रुतबा दिला देंगे। हम क्यों जल्दी में अपनी लाइफ को इतना मुश्किल बना ले? अभी तुम मामा बाबा के साथ रहना ज़्यादा डिजर्व करती हो, ना कि अभी से माँ की जिम्मेदारियों में पड़कर ना अपने कैरियर को वक्त दे सको ना रिश्तों को। वो सब समझ रही थी, लेकिन अभी भी जो तकलीफ दे था वो बारान से उसका फिर जुदा होना था। लेकिन मैं तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती बारान। वो रोहानसी होकर बारान का गिरेबान जकड़ गई। और अब वक्त था एक नए सरप्राइज को देने का। वो जनकरा के हॉस्पिटल का स्टाफ एक माह तक 5 साल के लिए लंदन वाली ब्रांच में भेज रहा है, एक सर्च मेडिकल सर्वे प्रोजेक्ट के लिए। और ये उनकी एक हाई रैंक ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। यानी हम इंग्लैंड के शहर लंदन में साथ रह सकेंगे। तुम्हारी ड्रीम यूनी भी वही है। इन सब कबाब की हड्डियों से दूर कितना मजा आएगा। तभी मैंने ये फैसला लिया कि तुम्हारी पढ़ाई भी मेरे सर्वे प्रोजेक्ट के साथ मुकम्मल हो जाए। वो अब असल मुद्दे पर आया और दिलारा की सारी उदासी एक लम्हे में खुशी बनी थी। मुझे मंजूर है। और अगर स्पीच अनसेफ टाइम में हमारा बेबी आ गया? दिलारा ने आंखें पटपटाते पूछा। तो इस टाइम में तुम्हारे हिस्से का मैं पढ़ लूंगा। बहरान ने दांत दिखाए। लेकिन मेरे 10 सेमेस्टर्स 5 सालों पर मुहित हैं। और मैं इतनी जालिम नहीं कि तुम्हें 5 साल तक औलाद के सुख से महरूम रखूंगी। दिलारा को नई परेशानी घेर गई। 4 सेमेस्टर क्लियर कर लो, फिर तुम्हारे अगले 2 सेमेस्टर फ्रीज करवा दूंगा। हम अनकरा वापस चले जाएंगे कुछ माह के लिए। इसी बीच हम बेबी प्लान कर लेंगे। तब तक मेरी मलिका बहादुर हो जाएगी। फिर ये न्यूरो सर्जन संभालेगा हमारा बेबी और तुम बाकी के 3 साल पूरे करती रहना। बारान ने सारे मामला खुद ही तय किए थे और इसने अपने और दिलारा की किसी ख्वाब को आंच ना दी थी। वो दिलारा को जिस मकाम पर देखना चाहता था, इसके लिए से अभी से सफ़र शुरू होना ज़रूरी था।
اس کے لیے اس کا ابھی سے سفر شروع ہونا ضروری تھا۔ جیسا تم چاہو، لیکن اگر ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے 5 سال تو ہم بیبی کے کبھی بھی آ جانے کی امید رکھیں گے۔ مجھے تمہاری بھی تو خوشی دیکھنی ہے باران، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ وہ بے حد خوش تھی اور باران بھی، جبکہ ان کی خوشی کو 4 چاند تو بریک فاسٹ ٹیبل پر توران اور عیشا کی طرف سے ملی نیوز نے لگائے۔ نیوز یہ کہ آج رات مزدور حویلی میں جو جشن ہو رہا ہے وہ 2 دشمن خاندانوں کے ایک ہونے کے ساتھ توران کی واپسی کے علاوہ عیشا اور توران کے اگین شادی کے جشن کا بھی ہونے والا ہے۔ اصل دھوم تو اب مچنے والی تھی، لیکن ابھی ایک جھٹکا باقی تھا۔ توران نے تو اپنی محبت دلارا سے کہہ دی، نچھاور بھی کر دی، لیکن ابھی دلارا کے جذبات اس کے اندر سے نکلنے باقی تھے، اور اب اس کا وقت تھا، کچھ دھماکے دار ہونے والا تھا۔ تم ایسا کرو، میٹھے میں یہ دونوں ڈشز ایڈ کروا دو اور اسے کہنا پہلے چکھا دے۔ ملازمہ سے کہتے المیرا اپنے بقیہ کاموں کی طرف مڑی۔ جبکہ ملازمہ نے اجازت طلب کرتے کمرے سے باہر قدم نکالے تو برہان مزدور کو آتا دیکھے مؤدب ہوئے سر ہلا کر گئی۔ المیرا نے سب کے لیے بہت سے تحائف لیے تھے، مگر اپنی بہو اور پوتی کے لیے انہوں نے کچھ خاص تیاری کی تھی۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ المیرا کے چہرے پر براجمان سکون سے دیکھا جا سکتا تھا۔ برہان مزدور نے بہت سے معاملات سدھار لیے تھے، پر ایک معاملہ تو ابھی بھی سنورنا باقی تھا، اور وہ تھا المیرا سے اپنے سرد سلوک کی معافی۔ بیٹا قسمت نے اس عورت سے چھینا اور شوہر برہان نے چھین لیا۔ شوہر کا پیار بھی، وہ اچھا باپ بنا رہا، بیٹا بنا رہا، لیکن وہ اچھا شوہر بننا ہی بھول گیا تھا، اور اسے لگتا تھا جب تک المیرا معاف نہ کر دے دل کو سکون نہیں آ سکتا، اور کچھ معافیوں کو پائے بنا برائی سے اچھائی کی طرف ہجرت نامکمل ہوتی ہے۔ المیرا، وہ جو سب سے حسین والا سیٹ محبت سے تکتی اس خاندان کی اکلوتی اور لاڈلی بہو کے لیے چن کر اس کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی، برہان کے نرم انداز میں پکارنے پر متوجہ ہوئی۔ لمحہ لگا وہ برہان کے چہرے کی افسردگی بھانپے اپنی جگہ کے پاس ہی وہ جیولری کیس رکھے اٹھ گئیں اور اس شخص کے پاس آ رکی جو آج ندامت کی جیتی جاگتی شکل بنا تھا۔ عورت جب بیوی بن کر محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے۔ خدا اسے اولاد دیتا ہے، پھر وہ ماں بھی بنتی ہے اور بیوی بھی رہتی ہے، لیکن جب اس کا شوہر ہی کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح ہی کونے میں سجا دے، پھر وہ بیوی نہیں رہتی، بس ماں رہ جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ توران کی کال آئی، کب تک پہنچے گا میرا بچہ یہاں؟ المیرا کے لہجے سے بس ممتا چھلک رہی تھی، کئی سالوں کی بے قراری اور بے تابی۔ شام تک پہنچ جائیں گے وہ سب۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے المیرا۔ وہ اب بھی سی ندامت میں مبتلا تھے۔ المیرا نے ساری کی ساری توجہ ان کو دی۔ وہ دم ساتھ گئیں کہ بہت سالوں بعد انہیں برہان مزدور نے بیوی کی طرح پکارا تھا۔ جی کہیں، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یلدرم حویلی والوں کے یہاں آنے پر کوئی چیز ستا رہی ہے؟ المیرا نے اپنے خدشوں کو اپنے مطابق زبان دے کر پوچھنا چاہا، پر وہ نفی میں سر ہلائے تعصب سے بس المیرا کو تکتا رہا، یہاں تک کہ اس شخص کی آنکھوں میں سرخائی گھل آئی۔ مجھے معافی مانگنی ہے تم سے۔ توران جب اریسٹ ہوا تھا تب سے اب تک میں نے تم پر صرف اپنا غصہ اور اندر کی بھڑاس نکالی۔ جب میں توران کی آزادی کے لیے کی کوششوں میں ناکام ہوتا، میں اس کا سارا عتاب تم پر نکالتا۔ میں بیٹا اور باپ بننے کے بیچ بھول گیا کہ ایک شوہر بھی ہوں۔ اس کی غیر موجودگی میں تمہیں اس کے حصے کا بھی مجھے سنبھالنا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں اس پر توران مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن اسے منانا مشکل نہیں۔ اگر اس کی ماں مجھ سے راضی ہوئی، جس زندگی کو میں نے گزارا المیرا، وہ مجھے تمہارا برہان نہ رہنے دے سکی، اس پر بہت افسوس ہے مجھے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی کہ یہ شخص معافی مانگ رہا ہے، پھر المیرا نے برہان کی ہر بات، ہر معذرت، ہر پچھتاوا، ہر ندامت تحمل سے سنی بھی اور محسوس بھی کی، اور برہان کو جہاں امید تھی وہ شکوے شکایتیں کرے گی، اس کے برعکس وہ سادہ سی عورت پھیکی آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی ساری ہمت ہار جانے پر ایک آخری بار مسکراتا ہے۔ بیوی تھی تو بھڑاس نکال لیتے تھے اور سارے دنیا کے معاملات سنبھالتے تھے، نہ ہوتی تو سب اندر جمع ہو کر بیماری کی شکل اختیار کر جاتا۔ کیا ہوا کہ آپ نے میرا خیال نہیں رکھا یا مجھے پیار نہیں دیا؟ مجھ پر چیخ چلا کر، لڑ کر آپ بہتر محسوس کرتے آئے ہیں؟ میرے لیے یہی کافی ہے برہان۔ میں توران سے دور کسی کام کی نہیں تھی، اتنے کام آ گئی آپ کے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔
रही बात नाराज़गी की, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपने जो फ़ैसले किए हैं वो सारी तकलीफ़ ख़त्म करके, ख़ासकर दुश्मनी ख़त्म करने में पहल करके, तो बेफ़िक्र रहें, तौरान आपको कोई सज़ा नहीं देगा। वो वाक़ई साबिर और शाकिर औरत थी। उसने आज मौका मिलने पर भी कोई शिकायत ना की, कोई हिसाब ना लिया। जबकि सच यही था कि इस हवेली में ये जो शाम आ रही थी, ये अलमीरा की दुआओं का ही समर थी। कितनी देर बुरहान मज़दूर कुछ बोल ना सका। उसे डर था अगर बोला तो आवाज़ किरचियों में ना बढ़ जाए। मेरी और तौरान की खुशकिस्मती तुम हो। हम दोनों की बर्बादी टलने के पीछे तुम्हारी बेलौस दुआएं हैं। मुझे फिर भी माफ़ कर दो प्लीज़। बुरहान ने अलमीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर दबाते सख्त कर्ब से गुजारिश की, और अलमीरा ने उनके दोनों हाथ बेझिझक चूमे। अब वो इंसाफ पसंद शख्स के हाथ थे, किसी इंतकाम या बदले की आग में जलते शख्स के नहीं। ऐसी बीवी जो नदामत आपके सर पर हावी ना होने दे, बाकी दुनिया में राहत होती है। और अलमीरा के सब्र की तो पूरी कायनात गवाह थी। एक माँ के सब्र से ज़मीन भी तड़पती है, तो वो शख्स कैसे पत्थर रहता। पूरे का पूरा मोम हो गया। कर दिया, मेरे बेटे की वापसी के सदके सारे का सारा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। दिलारा भी आएगी ना बुरहान? इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई, खासकर अपने बेटे की बेटी से मिलने को, जिसका सोच करे ही वो आंखें भिगो बैठी। हाँ, ये घर है उसका, क्यों नहीं आएगी? सब आएंगे, और ये शाम और आज रात का जश्न पूरा अनकरा याद रखेगा। यही समझो कि हमारा तुरान आज ही दुल्हा बन रहा है। फिर और खुशी होगी तुम्हें। आहिस्तगी से अपने सीने लगाते बुरहान ने इस दर्द में तड़पती माँ को मजीद सुख अता किए, और वो वाकई रो दी। वो आंसू जो बुरहान के सीने लगकर बहाने थे, वो सारे उनकी आंखों में अटके थे, और अब इन अजियत भरे आंसुओं का आंखों से रुखसत होने का वक्त था। सहे नसीब। फाइनली 3 बजे तक वो सब बनकर पहुंच चुके थे। तौरान और ईशा पहले मजदूर हवेली जाने वाले थे, जबकि दिलारा शाम में बारान और बाकी यल्दरम फैमिली के साथ जाने वाली थी, क्योंकि यही उसका फैसला था कि वो मामा बाबा के बजाय बारान और अपनी फैमिली के साथ जाएगी, क्योंकि वो बेटी से ज़्यादा बहू थी। आलियान और बुरहान दोनों ही एयरपोर्ट तक पहुंचे ताकि अपने अपने बाशिंदों को पिक कर सकें। वो चारों साथ ही बाहर आ रहे थे, तभी तौरान ने दिलारा को खुद से लगाया। वो देखो, आली के साथ जो खड़े हैं वो मेरे बाबा हैं, यानी तुम्हारे दादा। अच्छा से मिलना उन्हें। तौरान के शफकत के संग ताकीद पर वो उदास सा मुस्कुराई और फौरन सर हिलाया, जबकि बुरहान मजदूर की आंखें तो इन चारों को देखे वैसे ही सुर्ख हो गई। जबकि आज तो आलियान भी जज्बाती हो रहा था। शायद ये वक्त ही ऐसा था कि आज का दिन सबके जज्बात काबू से बाहर आने वाले थे। खुश आमदीद मेरे शेर। बुरहान मजदूर ने भीगी सी आंखों टूटती आवाज के संग लपक कर तौरान को अपने सीने लगाना चाहा। जब दिलारा की आवाज पर वो तौरान को भेजता हुआ रुका, वो बाबा के चेहरे का दर्द बर्दाश्त ना कर सकी थी। आली, बारान और ईशा भी दम साथ गए। इनको पेट पर गोली लगी थी, दर्द है, आराम से गले लगाइएगा। दिलारा की तमहीद ने सबकी आंखों में मोहब्बत सी भर दी। वो मुस्कुराए और तौरान को गले लगाया, और बहुत ही आराम से अलग होते वो दिलारा के लिए बाजू खोल गया। दिलारा ने हिचकिचाकर सबकी तरफ देखा, फिर बारान को जो उसे आंखों से गले लगाने का इशारा कर रहा था। पहले अपनी बहू को गले लगाएं, फिर मैं सोचूंगी। दिलारा ने बिल्कुल भी नर्व ना पड़ते अपनी माँ की अहमियत का एहसास दिलाया। तो सब एक बार दिलारा को देखने लगे। ईशा की आंखों में सुरखाई सी खुली। जिसने मुझे इतनी प्यारी पोती दी है, सूलों वाली, वो मेरे लिए मेरे तौरान से ज्यादा प्यारी है। ईशा बच्चे। फरहान ने अव्वल जुमले रश्क से दिलारा को कहे, जबकि ईशा के लिए बाजू खोले तो वो रुहासी होती उनकी तरफ बढ़ी। तो फरहान ने इसे भी तोहरान की तरह अपने सीने लगाते सर चूमा। दिलारा ने उदास सी मुस्कुराहट से मामा और बाबा को देखा, और फिर दादा की तरफ जो आंखें नम किए अपनी बाजू खोले।
इसे गले लगाने को तड़प रहे थे। हाँ, वो जीती जागती सांस लेती तड़प थी जिसने दिलारा का दिल नर्म किया। वो उनकी बाजुओं में जा समाई तो बुरहान मजदूर का सीना जैसे ठंडा हुआ, वैसे इस मंजर ने इन बाकी नफूस के दिल को बहार कर दिया। मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे तोरान की खुशबू आ रही है तुमसे। तुम तो बिल्कुल तोरान जैसी हो दिलारा। दादा की जान बहुत देर कर दी तुमने हमें मिलने में। वो रूबरू हुई तो उदास लगी। उसे बुरहान मजदूर की शफकत में कोई मिलावट ना मिली। वो प्योर एहसास भांप लेती थी, तभी उसका दिल भी अफसुर्दा हुआ। देर मैंने मिलने में नहीं की, आपने मुझे ढूंढने में की। वो बरहक थी। बुरहान मजदूर ने कर्ब से सांस लेते जैसे अपने जुर्म का इतराफ किया, पर उन्हें तो खबर ही ना थी कि अल्लाह ने उनके खानदान के लिए ये सुख भी रखा है। बस पहुंचने में देर हुई, क्योंकि अल्लाह जालिमों और जाबिरों पर ऐसे रहम नहीं उतारता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम जैसा खजाना हमें ऐसे कैसे मिल जाता। अब जैसे मिली हो ताउम्र तुम्हें संभाल कर रखेंगे। बुरहान ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखते जैसे इतराफ किया। वो धीमा सा मुस्कुरा कर सर हिला गई। ये बारान यल्दरम है, मेरे हस्बैंड। वो फौरन से पीछे पलटी और बारान की बाजू थामे रश्क से बारान के साथ अपने जुड़े रिश्ते का तारफ करवाती बोली। तो बारान हैरत से गर्दन मोड़े दिलारा को देखने लगा। वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल कैसे रख लेती थी, आज तक बारान को समझ ना आया। जबकि बुरहान ने एक शफीक नजर बारान पर डाली और उसका सीना थपक कर रश्क लौटाया। हाँ, इन सब पर रश्क करना वाजिब था जो दिलारा से जुड़े थे। आली ने भी तोरान से गले लगकर इसे जल्दी ठीक होने की विशेष दी। जबकि सभी एयरपोर्ट से बाहर आए तो पहले तोरान ने इन सबको कुछ देर वही इंतजार का कहा और खुद वो दिलारा के साथ कहीं चला गया। इस बारे सिर्फ बारान जानता था। बुरहान ने अपनी गाड़ी तोरान को दी तो वो सब आली की गाड़ी में वापस रवाना हुए, जबकि दिलारा को इल्म ना था कि वो कहाँ जाने वाली है। बस तोरान ने इसे कहा कि ये राज है। लेकिन जिन रास्तों से तोरान ने गाड़ी गुजारी, ये रास्ते ना सिर्फ दिलारा की आंखों को अजबर थे, बल्कि उसके दिल पर नक्श थे। वो लोग इसी कब्रिस्तान जा रहे थे जहां दिलारा की जाए पनाह उसकी पहली दोस्त मौजूद थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? तोरान ने गाड़ी रोकी तो दिलारा तड़प कर बोल उठी। इसे कुछ गलत होने का गुमान सा हुआ। बारान ने बात की थी तुमसे कब्र के बारे। तुमने उसे कहा था इसे हटा दे। बस मैं अपने बच्चे की यही अजियत मिटाने आया हूँ। आओ बाहर दिलारा। तोरान ने सीट बेल्ट खोलते कार डोर ओपन करते उसकी तरफ आहिस्तगी से बढ़ते कार डोर खोलना चाहा, पर वो खुद ही ओपन करे बाहर आई ताकि तोरान को झुकना ना पड़े। वो दिलारा की आंखों में खुद बहुत जमा होती सुर्खाई देख सकता था। इसे मत हटाएं। वो तोरान के सामने जैसे इल्तिजा कर उठी। तोरान ने उसे इस जैसी अजियत के संग अपने सीने से लगाया तो वो यूं साथ जा लगी जैसे किसी की सारी हिम्मत टूट जाती है। इसे ना हटाया तो मेरे दिल पर सिल धरी रहेगी और शायद इब्राहिम यल्दरम के दिल पर भी। मुझे नहीं लगता ये उन्होंने खुशी से बनाई होगी। हम सब अपनी अपनी तकलीफ की जहन्नम में जलते रहे दिलारा। गुनाहगार कोई ना था, वक्त बुरा था। ना ये कब्र बारान बर्दाश्त कर सकता है, ना मैं और ना ही तुमसे जुड़ा तुम्हें चाहता कोई भी फर्द। आगे आने वाले सुख और खुशियां हम तभी समेट पाएंगे जब पिछली अजियतों से छुटकारा मिलेगा। मेरी गुड़िया इस वक्त वो बिखरी हुई थी। जिस कब्र ने उसे इतने साल संभाला, इससे जुदा होना उसके लिए आसान न था। लेकिन ये सच था कि वो कब्र तब तक दिलारा का सहारा थी जब तक वो अन्य बाबा से दूर थी, और अब वो खुद दिलारा की जिंदगी से जाने वाली थी। दिलारा की आंखों में उमड़ती नमी उसके तड़पते दिल की तर्जुमान थी। तोरान ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे अपने साथ लगाता। वो जब इस कब्र के पास पहुंचा, वहां दो तीन लोग पहले से इस जगह को मतवाजन करने खड़े थे। तोरान की आंखें सुर्ख अंगारा हुई जब इसने अपनी ही बेटी के नाम की कब्र देखी। ये किसी भी बाप के लिए बहुत ही अजियत और तकलीफ का मुकाम था।
پھر توران کے لیے یہ دگنا تکلیف دہ، کیونکہ ان سب کا ماضی دردناک رہا تھا۔ توران نے ان لوگوں کو اس قبر کی تختی ہٹا کر وہ جگہ ہموار کرنے کا اشارہ کیا تو دلارا کی آنکھ سے چند آنسو ٹوٹ گرے، جیسے وہ اس کے نام کی قبر نہیں بلکہ اس کی بچپن کی سہیلی ہو جو اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والی ہو۔ تم نے آج تک اس قبر کو مٹنے کیوں نہیں دیا دلارا؟ وہ اس کے سینے سے لگ کر کھڑی تھی، جہاں اس کی پہلی دوست اس سے رخصت ہو رہی تھی۔ دلارا کے نام کی قبر کو مٹایا جا رہا تھا۔ دلارا نے بابا کے سینے لگے ہی سر اٹھا کر ان کی اپنی جیسی گرے درد میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھا۔ اس لیے کہ میں نے سوچا کبھی آپ ملے تو بتاؤں گی مجھ پر کیا کیا بیتا۔ یہ تو بس ایک حادثے کا نشان ہے، باقی سب میرے دل میں دفن ہے۔ اچھا ہے زمین پر میری اذیت کا ایک ہی درد تھا، زیادہ ہوتے تو آپ کیسے سہ پاتے؟ وہ بنا کسی شکایت بولی، پر توران کا دل کسی نے کون چھری سے کاٹا تھا۔ اس کی طرح بابا تمہارے دل میں دفن ہر تکلیف بھی ختم کر دیں گے۔ وہ پر امید تھا، وہ اپنی ہر کمی اور زیادتی کا ازالہ کرنے والا تھا۔ یہ میری پہلی دوست تھی، وہ غمزدہ تھی۔ توران نے اس کا ماتھا چوما تاکہ اس کے بلکتے تڑپتے دل کو سکون دے، اور دلارا کو سکون ملا بھی۔ دوستی کے سارے فرض بھی میں نبھاؤں گا۔ وہ اسے اپنا ساتھ سونپ رہا تھا۔ اس کے بابا کے ہوتے اسے کسی دوست کی ضرورت نہ تھی، اور توران تبھی اس مشکل لمحے خود دلارا کے ساتھ آیا تاکہ اسے بتا سکے وہ اس کے پاس ہے، اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اداس آنکھوں سے اپنی دوست کو الوداع کر دیا، گویا ان سب کی زندگی کا ایک تاریک باب مٹا، اور شاید یہ قبر واقعی ابراہیم اور عزیزے کے دل کا پتھر تھی۔ آج بہت سی روحوں کو سکون آیا تھا، اس جہاں بھی اور اس جہاں بھی۔ وہ دلارا کے ساتھ کچھ دیر وہیں گاڑی سے لگ کر کھڑا رہا۔ شاید وہ چاہتا تھا اس ٹرانس سے نکل آئے، اور پھر وہ سیدھے یلدرم حویلی پہنچے۔ یلدرم والوں نے برہان مزدور کو بہت اچھے سے خوش آمدید کیا تھا۔ جو پہل اس شخص نے کی وہ یلدرم حویلی والوں کے حسن سلوک اور اچھے خوش آمدید سے مزید کامیاب ہوئی۔ توران اور دلارا اس کے بعد عزیزے کے پاس گئے۔ دلارا چاہتی تھی وہ بابا کو اپنے زندہ ہونے کی ایک بڑی وجہ سے بھی ملوائے، وہ عورت جو سارے سفر میں سب سے زیادہ دکھی تھی۔ عزیزے کو اندازہ نہ تھا دلارا توران کو سیدھا وہیں لے آئے گی۔ وہ کیئر یونٹ میں تھی۔ دلارا نے توران کو بی کا کیئر یونٹ بھی دکھایا جو کافی امپریسو تھا۔ پھر وہ لوگ عزیزے کے آفس جا کر بیٹھے۔ انہیں دلارا کے کسی آدمی کے ساتھ آنے کی خبر دے دی گئی، تبھی وہ تھوڑی پریشانی سے اپنے آفس کی طرف آئیں۔ ان کی آنکھیں دلارا کو دیکھ کر جہاں ٹھنڈی ہوئیں، اس شخص کو دیکھے ان میں کڑواہٹ سی اتر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ توران کو دیکھ کر خوش نہ ہو سکی۔ عیشا نے سب بتایا مجھے، بہرحال تمہاری وجہ سے جو ہم سب نے جھیلا وہ بھلانا آسان نہیں، ممکن ہے وقت سارے زخم بھر دے۔ مجھے بس یہ خوشی ہے کہ میرے جیتے جی یہ دونوں تمہارا ساتھ اور نام پا گئیں۔ اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ مرنے کی بات نہ توران سے سہی گئی، اور دلارا تو ایسا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر وہ بی کے پاس آ کر بیٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ناراض آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مرنے نہیں دوں گی آپ کو، یہ مت سمجھیں کہ ان دو کے ملنے کے بعد مجھے آپ کی ضرورت نہیں رہی بھی۔ جو آپ سے محبت ہے ویسی کسی سے نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، آپ جانتی ہیں میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ عزیزے کی تربیت تھی، اور انہوں نے ہی اسے ایسا اصول پسند بنایا تھا، ایسا مضبوط کہ وہ آج تک کسی کے لیے نہیں ترسی تھی۔ توران کے لیے ان دو کی گفتگو سننا، محسوس کرنا ایک دل سوز عمل تھا۔ میں اپنے بچے کی رگ رگ سے واقف ہوں، لیکن میرے کہنے کا مطلب تھا کہ تمہاری بی کو سکون آ گیا۔ وہ اس کا سر چومتے بولی، پر آواز کپ کپا سی گئی۔ ان کا یہ شکستہ لہجہ توران اور دلارا دونوں کو غمزدہ کر گیا۔ میں نے اپنے نام کی قبر بھی مٹوا دی بھی۔ وہ انہیں ایک اور آسانی دے کر پورا سکون دینا چاہتی تھی۔ عزیزے کی آنکھیں دھندلائیں، اور میں نے ابراہیم یلدرم کو بھی معاف کیا۔ وہ مزید بولی تو عزیزے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اپنی اس نانی کو شاید اس سے بڑا سکھ کبھی نہ دے پاتی۔
ان کے لیے ابراہیم یلدرم جیسے بھی تھے مگر ان کی محبت تھی۔ وہ تو جب تک زندہ تھی اس دکھیارے شخص کے لیے دعا گو رہنے والی تھی۔ تم نے اپنی بی کا مرجھایا دل سرسبز کر دیا دلارا۔ حیاتم، ہمیشہ سکھ پاؤ بی کی جان، کبھی تمہیں پسپائی دیکھنی نہ پڑے، تم ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ عزیزے کا بس نہ چلا اسے اپنے سینے میں بھیج لیں، جبکہ یہ لمحہ جب وہ اس کے ہاتھ چوم کر خوشی سے رو پڑی، دلارا اور توران دونوں کے لیے دردناک تھا۔ کبھی آپ کا دل نہ مرجھائے، یہ بتائیں بینی کا خیال رکھا میرے پیچھے؟ وہ یہی ہے یا گھر؟ وہ مزید بی کو روتا نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی ان کے بھی آنسو پونجے اور اپنے بھی، جبکہ بینی کا نام لینے کی دیر تھی۔ وہ آفس کے ڈور سے دوڑتی ہوئی جس طرح دلارا کی طرف آئی، توران اور عزیزے کو پیار آیا جس طرح دلارا نے کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے اپنے پیروں سے آ کر لگتی بینی کو اٹھا کر خود سے لگایا۔ وہ یوں دلارا سے لپٹنے لگی جیسے اسے مس کر کر پاگل ہو گئی ہو۔ تم نے بہت مس کیا مجھے، میں نے بھی کیا۔ دیکھو آج میں تم سے کن کو ملوانے لائی ہوں، میرے بابا۔ دلارا نے بینی سے اس شخص کا تعارف کروایا جس نے اور تو کچھ نہ سنا۔ اس شخص کی آنکھیں میرے بابا پر حزن کا جہاں بن گئی۔ اوکے اوکے، تمہیں ابھی بس مجھ سے ملنا ہے، سمجھ گئی۔ آ جاؤ ہم باہر کا راؤنڈ لگاتے ہیں۔ دلارا نے بینی کی بے چینی دیکھے بی اور توران کو آنے کا اشارہ کیا اور اسے لیے وہ اٹھ کر آفس سے نکلی تو عزیزے اور توران نے بیک وقت جاتی دلارا کو دیکھا۔ پھر وہ دو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے سنبھالنے کا شکریہ۔ وہ سچ میں مشکور و ممنون تھا کہ اسے اس کی بیٹی سلامت ملی۔ شکریہ تمہارا کہ تم بر وقت واپس آ گئے۔ اب دونوں کو کبھی کوئی تکلیف مت ہونے دینا توران۔ وہ ابھی بھی بات کر رہی تھی تو ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ توران سامنے سے اٹھا اور ان کے پاس بیٹھا۔ وہ ہنوز رو رہی تھی۔ میں آپ کو بھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، آپ میرے لیے بالکل ماما جیسی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میری وجہ سے آپ نے جو آزمائشیں جھیلی میں ان کی مر کر بھی تلافی نہیں کر سکتا، لیکن جتنی میری زندگی بچی ہے میں ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بڑے یقین بھی دلا رہا تھا اور اپنے وہ فرض بھی نبھا رہا تھا جو قضا ہو گئے تھے۔ عزیزے نے اس کے کہے پر یقین بھی کیا اور معاف بھی کیا۔ بینی کو وہ بی کے حوالے کرے، توران کے ساتھ واپس تو چلی گئی پر عزیزے کو بھی وہ دونوں رات مزدور حویلی آنے کا کہہ کر گئے۔ وہ تو انہیں ساتھ لے جانا چاہتے تھے پر عزیزے نے کہا وہ شام تک اپنا کام سمیٹ کر آئیں گی، جبکہ اس کے بعد توران اور دلارا سیدھے یلدرم حویلی پہنچے۔ پاران تو پہلے ہی چاچو سے مل لیا تھا، بابا سے بھی، جبکہ توران نے بھی سب سے ملاقات کی۔ سب کچھ دیر بیٹھے، پھر 5 تک توران، عیشا اور برہان مزدور حویلی روانہ ہوئے، جبکہ باقی یلدرم فیملی ٹھیک ٹائم پر یعنی 7 بجے ہی ایک ساتھ حویلی میں انٹری دینے والی تھی۔ دلارا اور باران نے چھوٹا سا کیک منگوایا اور سب نے آزاد اور نازلی کے بیبی کی نیوز بھی ہلکے پھلکے انداز میں سیلیبریٹ کی، جبکہ عیشا اور توران نے دلہا دلہن بننے کے لیے سبھی بہت ایکسائٹڈ تھے۔ برہان مزدور کی گاڑی مزدور حویلی میں آ رکی۔ گلہانم اور المیرا کی ہر آتی جاتی سانس اسی گاڑی کے ہارن پر اٹکی تھی۔ جب ہارن سنائی دیا تو ان دونوں خواتین کے دل مانو معمول سے تیز ہو گئے۔ ایک ماں تھی جس نے کئی سال اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی تھی۔ ایک دادی تھی جس نے اس کی جدائی کے ساتھ اس جدائی میں اس کے ماں باپ کو پگھلتے دیکھا تھا، قطرہ قطرہ تڑپتے دیکھا تھا۔ برہان مزدور باہر نکلا تو توران نے بھی باہر نکلتے دوسری طرف سے آ کر عیشا کے لیے کار ڈور کھولنا چاہا، پر وہ بھی اسے جھکنے نہ دے سکی اور خود باہر نکلی۔ توران نے محبت سے اسے دیکھا جو سب کے لیے ابھی بھی ڈری تھی۔ تم اپنے گھر آئی ہو عیشا، پریشان مت ہو، وہ اسے آنکھوں سے بھی تسلی دے سکتا تھا، پر جو تاثیر کہنے کی تھی وہ شاید آنکھیں نہ پہنچا سکتی۔ حویلی کے تمام ملازمین مؤدب ہو کر استقبال میں کھڑے تھے۔
حویلی کی سجاوٹ ایسی تھی کہ وہ آنکھیں ہیرا کر رہی تھی۔ پھر حویلی کی روش پار کر کے آتی المیرا اور گل خانم کو دیکھتے وہ تینوں بیک وقت پلٹے۔ المیرا کی آنکھیں اپنے بچے کو دیکھے پگھل اٹھی۔ خود گل خانم بھی غمگین ہو کر اپنے شیر پوتے کو دیکھنے لگی۔ وہ عیشا کو بابا کے پاس ہی چھوڑتا خود آگے بڑھا تو المیرا نے روتے ہوئے اپنی بازو کھولتے اس کا نام لیا تھا۔ توران نے ان کی بازوؤں میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود بس کر بتایا کہ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ ماں کی آغوش کے متمنی رہتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر توران کو اپنے گلے لگائے روئی تھی کہ ایک لمحہ یہ جشن کے رنگوں میں نہائی حویلی اس ماں کے رونے سے سوگوار ہو گئی۔ وہیں گل خانم بھی منتظر تھیں کب ان کا پوتا ان کے سینے لگے، پر ماں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا تو کسی کی باری آتی۔ عیشا کو بھی بازو کا حصار دیتے برہان آگے آئے تو عیشا نے لپک کر گل خانم کے ہاتھ کو پکڑے چوما، جس پر وہ اسے اپنے سینے لپٹا گئی۔ عیشا کو اتنے پیار اور شفقت کی امید نہ تھی، جبکہ وہ ماں بیٹا ابھی تک سب کو غمگین کیے ہوئے تھے۔ المیرا الگ ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر چومے، اس کا ماتھا چوما، تب بھی جیسے ان کے رونے میں بتدریج اضافہ ہوا۔ اف، یہ سالوں کی تڑپ تھی، ایک لمحے میں کیسے مٹ جاتی۔ میرا بچہ، میری جان، ماں قربان جائے تم پر توران، میری خوبصورت جان، میرا شیر بیٹا، میں نے تمہارے واپس آنے کی دعا کے سوائے 18 سالوں کچھ نہیں کیا۔ میری روح تک کو قرار آ گیا۔ میری جان کا ٹکڑا کتنا بدل گیا ہے میرا بیٹا، کمزور ہو گیا ہے۔ وہ توران کے زخم کو ابھی نہ جان سکی، تبھی انہیں وہ مرجھایا لگا، پر کمزور والی بات پر بقیہ افراد ضرور مسکرائے، کیونکہ وہ کمزور تو کہیں سے نہ تھا۔ آپ کے پاس آ گیا ہوں، کھلا پلا کر ہٹا کٹا کر دیجیے گا ماما، بہت مس کیا آپ کو میری خوبصورت ماما، آپ کی بہو بھی آئی ہے۔ وہ ماما کا سر چومے اور خود سے لگائے اپنی فکر سے نکالے ذرا بہو کی طرف دھیان دلواتے خود دادی جان کی باہوں میں جا سمٹا، جبکہ اب المیرا کی بازو عیشا کے لیے کھلی۔ میں قربان جاؤں اپنی بہو پر، تم سے جڑی اس روح پر، میرا بچہ۔ عیشا نے بھی بنا دیری ان ممتا بھری باہوں کو سنبھال لیا، اور بے حد محبت تھی ان سب کے پاس توران اور عیشا کے لیے۔ میری دلارا نہیں آئی تم دو کے ساتھ؟ دلارا کو نہ پائے المیرا نے تڑپ کر متلاشی نظریں دروازے کی اور دوڑائیں تو توران نے پھر سے ان کو اپنے سینے لپٹایا۔ وہ اپنے باران کے ساتھ کچھ دیر میں آئے گی، بتائیں کیسی لگی بہو آپ کو؟ وہ جیسے جذباتی ماحول سے یکدم نکل آئے۔ پہلے آنکھیں سب کی نم ہوں، پر اس وقت بے شمار خوشی کے لمحات تھے۔ چاند کا ٹکڑا ہے تمہاری طرح، چلو آ جاؤ اندر چلتے ہیں۔ المیرا نے تو محبتوں کی حد کر دی، جبکہ یہی حال گل خانم کا تھا، جنہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ان سکھوں کا شکر ادا کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب ظالموں میں سے نہیں ہیں۔ دلارا روم میں پہلے گئی تھی، باران بھی 15 منٹ تک اسے باہر نہ پائے کمرے میں چلایا، پر دروازہ کھول کر اندر آنے کی دیر تھی کہ گھبرا کر ڈور لاک کر بیٹھا، پھر گھوم کر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے دلارا؟ وہ سامنے کا منظر دیکھے گنگ رہ گیا۔ اس وقت دلارا نے اسے جس طرح وہ ڈریس پہن کر دکھاتے گھوم کر دیکھا، جان لیوا تھا۔ باران یلدرم اسے سر سے پیر تک اس بلیک سلک گاؤن ڈریس میں دیکھے ویڈیو کال کی طرح مبہوت رہ گیا۔ نیٹ اور سلک کا بہت ہاٹ کمبو لیے وہ دلارا کے بانکے اور خوبصورت وجود پر قیامت سا سج رہا تھا۔ پھر اس کے سینے کی اور بکھرے ڈھیر سے لمبے بال، وہ نظریں سنبھال سنبھال کر رکھتا، تب بھی دل بے قرار و بے تاب ساتھ ہوا۔ پھر دلارا نے وہ سلک گاؤن اس کی ڈوری کھولتے پکڑ کر اپنے وجود سے ہٹایا تو وہ پھسلتا ہوا زمین بوس ہوا۔ اب صرف ایک خوبصورت سی بولڈ ڈریس میں ملبوس تھی۔ ڈریس بولڈ ہو کر بھی بہت خوبصورت تھی،
जो रहा सहा हुस्न था वो दिलारा के लंबे घने बालों से मुमकिन हुआ था, और इस वक्त वो सिल्की लिबास माइल करने का पूरा काम कर रहा था। आपने ही तो कहा था कि मुझे किसी खास तरह स्पेशल ड्रेस में सजा देखने की तमन्ना है आपको। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही बारान? वो जो जिंदगी की सारी हिम्मत जमा की यूं जानलेवा अंदाज में सजी थी, सवरी थी, बारान की मनपसंद खुशबुओं में डूबी थी। चेहरा मुरझाया, दिल टूटा और खुद वो उदास हो गई। वो चलता हुआ इस तक पहुंचा, वो इसे हर जानिब से अट्रैक्ट करती, किसी काबिल ना छोड़ रही थी, बोलने लायक तक नहीं। बारान ने सर पैर दिलारा को सराहती और छेड़ती नजरों से देखने के बाद फुर्सत से इन ग्रे आंखों में झांका, जिन्हें तो अक्कों के बरक्स रिस्पॉन्स बुझा गया। कहा था पर सरे शाम ही मेरे होश उड़ा दोगी तो रात का फंक्शन हम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, और तुम ही आज के जश्न की मेहमान खसूसी हो। मैं अपनी वो वाली नजरें संभाल रहा हूँ अभी, जो इस रूप में तुम्हें देखकर मुझ पूरे को ले डूबी। इसलिए तुम भी ये खुलिया बदल लो। पारान के लहजे में उतरता खुमार, आंखों में गालिब आती बेखुदी और चाल की बेख्तियारी तो इसके बहकने से पहले ही दिलारा को ले डूबी। पहले बताओ ना कैसी लग रही हूँ? रात शायद वापसी में देर हो जाए या फिर मैं मामा बाबा का बेबी बनी रह जाऊं। तभी मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड की जान पहले ले लूं। तुम अभी भूल जाओ कि हमें कहीं जाना है। मुझे तुम्हें रोकना आता है, तो अगर बहक भी गए मैं संभाल लूंगी। बस तुम इस लम्हे को महसूस करो। मैंने ये छोरी हरकत सिर्फ तुम्हारे लिए की, वरना सोचूं भी ना। देखो कहाँ ले आई तुम्हारी मोहब्बत मुझे। तुम्हारे रंग मुझ पर चढ़ गए, बेअदब, बदतमीज और बेबाक से। उसके नजदीक से की तो बारान की नजर मैट्रेस पर गई, जहां बारान की शर्ट रखी गई थी, जिस पर जा बजा लिपस्टिक साइन भी थे। फिर उसके साथ एक डायरी का वर्क, जिस पर दुनिया की हर जुबान में कहा जाता आई लव यू लिखा था। वो बेख्तियार दिलारा की तरफ मुड़ा, जो इसे अपने बस में कर चुकी थी। तुम इन मेरे रंगों में मेरी हदूद तक बेदहा सज रही हो। यू लुक सो हॉट। वो वीडियो कॉल याद आ गई, जब मेरा बस ना चल रहा था मैं स्क्रीन से निकल कर तुम्हें खा जाऊं। जब मैंने तुम्हारी गर्दन के आखिरी खतरनाक किनारे का ये दिल देखा तो दांतों तले जबान दी कि ये कैसा हश्र बर्पा कर रही है मेरे अंदर। वो इस वक्त जिस शिद्दत भरे अंदाज में उसे अपने करीब खींच कर लाते बोला, वो ना घबराई ना इस शख्स की कुर्बत के आगे खौफजदा हुई। ये लम्हा इसने बारान के लिए सजाया था तो वो हर तरह मजबूत थी। ये हश्र बुझाने का हथियार भी तुम्हारे पास है। जब लगे आग हद से ज्यादा फैल रही है, अबर बन जाना। मुझे वो रिंग पहननी है तुम्हारे हाथ से। वो सब अभी चाहती थी, और बारान को ये सब ताहयात के लिए मतलूब हो रहा था। अभी वो बेखुद सा बड़बड़ाया, जी। मोहब्बत से जी कहे वो वैसे ही उसे हर सांस के संग खरीद गई। बारान ने उसके होंठों पर एक नजर डालते भी कोई इरादा ही बनाया, जब वो पहली बार खुद करीब होकर खुद से अपनी सांसों को भारी कर बैठी। बारान के लिए ये कोर्स सरप्राइज रहा, वरना वो हमेशा उसकी पहल को बस पूरा करती थी, उसका साथ देती। लेकिन आज वो उसे बता रही थी वो वाकई बड़ी हो गई है। जब वो रूबरू हुई तो उसने अपनी बेतरतीब सांसों को बारान की गर्दन में चेहरा कुछ देर छुपाकर बहाल किया। बहरहाल वो ऐसी बेबाक ना थी, तभी धड़कने तक बेहाल हो गई। उसे रूबरू लाया तो दोनों मुस्कुराए, शरारत भरा। फिर बारान उसका हाथ पकड़े उसी ड्रॉ की सिमत बढ़ा, इसे खोला और वो रिंग केस बाहर निकालकर इसे खोलते अपनी वाली रिंग दिलारा को दी और उसकी वाली खुद पकड़ी। 2 in 1 रिंग्स थी, एक सी पूरी रियल सिल्वर, जिनमें एक एक डायमंड स्टड नस्ब था, एक मेल और दूसरी फीमेल। पहले दिलारा ने शोख मुस्कुराते वो रिंग बारान की खूबसूरत उंगली में पहनाते, उसका हाथ अपने होंठों के पास लाते चूमा, फिर चहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बारान ने मुस्कुराते गहरी नजरों में इस मोहने चेहरे वाली को बसाए। उसकी रिंग भी दिलारा के खूबसूरत हाथ की जीनत बनाई, और उसका हाथ पकड़ते होंठों के पास लाते गुलाबी हथेली चूमी। दिलारा ने फौरन से बारान के गले लग जाते हंसकर इस मूवमेंट को और खास किया।
اور باران نے اسے زمین سے اٹھاتے خود میں بھیجا۔ بیچ میں جیسے لمحہ پر معنی ہنسی چھائی۔ وہ روبرو ہوئی تو باران کی نظروں کے تقاضے ایسے تھے جن پر بند باندھنا جان جوخم کا کام تھا۔ یہ جتنی اس شرٹ پر کسز ہے سب چاہیے مجھے۔ باران کے بے باک تقاضے پر دلارا کی گال سرخیاں چھوڑ گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ سیریس میں بھی ہوگا۔ تم پاس ہوتے تو تمہیں ہی ملتی۔ دور ہونے کا کچھ تو نقصان جھیلو، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ باران یلدرم، تمہارے قریب خود آنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی ساری ہمت جمع کی ہے۔ تمہیں پیار کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ رحم کی اپیل کرتی ہے تمہاری پارٹنر تم سے، پلیز۔ وہ اس کی گرفت میں جیسے مچل سی گئی۔ اف یہ گزارش کرتا چہرہ، آنکھیں پر بہکاتا سراپا، وہ کس کی سنتا اور کس کی ٹالتا؟ بڑی مشکل آن پڑی تھی۔ میں رحم دل ہوں، تمہاری اپیل پر عمل کر رہا ہوں، پر اس شرٹ کی آرٹ پر تم اتنی میری محبت کی مستحق ضرور ہو۔ کیا مجھے اجازت ہے لیوینڈر؟ وہ اس کی ڈیمانڈ کو مان رہا تھا تو اب دلارا کو انکار کرنا اصولوں کے خلاف لگا۔ وہ شرما کر نظریں جھکائے مان گئی اور اس کے مان جانے پر باران کو اس کی یہ معصوم سی ہاں خرید گئی۔ وہ باران کی قربت پسند کرتی تھی۔ وہ اسے جیسے بھی چھوئے اسے اچھا لگتا تھا، پھر چاہے وہ جس بھی حد تک چلا جائے۔ وہ اتنی اس کی ہو گئی تھی کہ وہ رات کہے تو دلارا کے لیے چڑھا دن رات ہو جاتی تھی۔ سہے نصیب۔ جی جناب، دینی تو میں نے آپ کو پوری ایپیسوڈ تھی، یعنی پورا لاسٹ پارٹ دینا تھا، لیکن بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی اور اپلوڈنگ میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اگلا پارٹ آپ کو ملے گا سیٹرڈے کو جو بچوں والا ہوگا، اور اسپیشل اس سے پہلے بھی ہوگا، تو بہت ہی پیارا ہے وہ والا پارٹ بھی۔ تو ملتے ہیں ہم لاسٹ اور فائنل پارٹ کے ساتھ ہفتے کو۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی پیاری ہے، ضرور اچھا سا تبصرہ دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔